तो फाइन स्टूडेंट, प्रीलिम्स जो ईयर करेंगे हम लोग, जिसमें 4 क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर का, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो सब करंट अफेयर्स पे बेस्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। बात समझो, जो कार्बन फाइबर्स है ना, इसके पास एक्स्ट्रा गुण होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मटेरियल्स। इसके पास देखो स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा होता है और नॉन कोरिजिव होता है। ये नॉन कोरिजिव, इसके ऊपर जंग नहीं लग सकता है। तो स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा है, ठीक है, नॉन कोरिजिव भी है, और भी प्रॉपर्टी होता है उसके। इसीलिए ये बेस्ट है कि आप इसको ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में यूज़ कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2 देखोगे तो कार्बन फाइबर्स वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल। हाँ, ये थोड़ा देखो, थोड़ा पेचीदा स्टेटमेंट है। ऐसे नॉर्मली ना कार्बन फाइबर जो यूज़ हुआ है उसको रिसाइकल करना मुश्किल है, होता है, वो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है। जैसे हम पेट बोतल जानते हैं ना, थर्मोकोल जैसे जान रहे हो ना, तो बहुत सारी चीज़ को आप रिसाइकल कर सकते हो, मैं आप रिसाइकल करना नहीं चाहते हो, तो उसमें केस क्या था कि थोड़ा मनी इन्वॉल्व है और थोड़ा प्रोसेस भी कॉम्प्लेक्सिटी वाला होता है। इसमें भी सेम है कि रिसाइकल तो आप कर सकते हो, मैं बहुत प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। आप रिसाइकल कर सकते हो उसको। आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल, 1 ओनली। हाँ, क्या बोले? हाँ, ओ नहीं हो सकता। ओके, जो 1 डायमेंशन का होता है वही ना। चलो ये भी देखो। अच्छा देखो, यूपीएससी क्वेश्चन कैसा पूछा है। एक्वाकल्चर जानते हो ना स्टूडेंट? एक्वाकल्चर मतलब जहाँ फिश वगैरह सब आप रख रहे हो। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि विथ रेफरेंस टू द रोल ऑफ बायोफिल्टर्स, बायोफिल्टर्स का रोल पूछा जा रहा है किसमें? इन रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब पहले तो ये समझना है कि देखो, जो एक्वाकल्चर होता है ना, उसमें जो फिश रहते हैं, तो फिश जरूरी नहीं है कि सब, जो फिश को जो फीड करते हैं हम लोग, खाना देते हैं, जरूरी नहीं कि वो सब खाता है, बहुत सारा वो रिमेंस रह जाएगा। और प्लस फिश का जो भी डेड प्रोडक्ट्स है वो हाईली न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें, तो उसको फिल्टर करना पड़ता है, उसी में बायोफिल्टर यूज़ किया जाता है। समझे? तो नंबर 1 क्या लिखा गया है? देखो, बायोफिल्टर्स प्रोवाइड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड। सही बात है ना। जो बायोफिल्टर हम लोग इस सिस्टम में जो यूज़ कर रहे हैं, रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम में जो यूज़ कर रहे हैं, उसके वजह से वाटर को ये ट्रीट कर देगा, वेस्ट वाटर को ट्रीट कर देगा, और जो अनईटन फिश फीड है उसको भी हटा देगा, मतलब उसको हटा के वाटर को ट्रीट कर देगा। ये एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। नंबर 2 देखोगे, बायोफिल्टर्स कैन कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि ये तो हो रहा है तुम्हारा बायोफिल्टर्स से, मैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट भी कॉन्सेप्ट है। होता क्या है बच्चे लोग, अमोनिया, यदि अमोनिया को डायरेक्ट तुम रिलीज़ कर दोगे ना, तो फिर दिक्कत है। समझे ना? दिक्कत इसलिए है क्योंकि जानते हो कि इसका नेगेटिव भी असर होता है। जैसे बायोफिल्टर्स क्या करेगा, अमोनिया जो है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा। अच्छा, नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, फिर नाइट्रेट को डायरेक्ट डालते भी नहीं, नाइट्रेट को डालेंगे फिर नाइट्रिफिकेशन हो जाएगा, मतलब यूट्रोफिकेशन हो जाएगा, अल्गल ब्लूम हो जाएगा। तो फिर नाइट्रेट को डीनाइट्रिफाइड करके उसको कन्वर्ट किया जाता है ताकि नीचे अल्गल ब्लूम सब ना हो। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नंबर 3 देखो, नंबर 3 फ्लो में गलत कर दोगे। बायोफिल्टर्स इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट्स फॉर फिश इन वाटर। अच्छा, जो बायोफिल्टर है, फिल्टर का काम कभी भी इंक्रीज करना थोड़ी हो सकता है कोई भी चीज़ को। फिल्टर काम क्या है? जो भी चीज़ है उसको डाइल्यूट करना, इंक्रीज करने का तो कोई बात ही नहीं है। तो थोड़ा सा दिमाग में हमारा कॉमन सेंस यदि हम लोग यूज़ करें कि फिल्टर कोई इंक्रीज नहीं करेगा, वो ज़्यादा वो सेडिमेंट्स को या कोई बाकी चीज़ को डिक्रीज करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या होगा आंसर इसका? बी फॉर बॉल, ओनली 2 स्टेटमेंट। आगे देखो क्या क्वेश्चन है, देखो तो, विथ रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है। अच्छा, क्या बोला जा रहा है कि नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर। बोला कि हमारे जितने भी थर्मल पावर प्लांट है, कोई भी ऐसा थर्मल पावर प्लांट नहीं है कि जो सी वाटर यूज़ करता हो। ये गलत स्टेटमेंट है। यदि गुजरात का तुम देखोगे तो गुजरात का एक पावर प्लांट है जो सी वाटर को यूज़ करता है, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। समझे? ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, नन ऑफ देम इज सेट अप इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट। ये गलत है क्योंकि सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे वाटर का कमी है, फिर भी वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा देखो, नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड। अच्छा, इंडिया में 50 से लेकर 60% तो प्राइवेटली ओन्ड है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया ना। तीनों स्टेटमेंट गलत है। क्या हो जाएगा आंसर? डिफर डॉग, नन। अच्छा देखो, क्वेश्चन कहते हैं, इसको कहते हैं, देखो 78 क्वेश्चन नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग थोड़ा सा ना पैनिक कर जाते हैं कई बार क्वेश्चन में
हम लोग कई बार क्या करते हैं कि जो करंट अफेयर्स में सुन रहे हैं ना, उसका इतना ज़्यादा हावी रहता है हमारे दिमाग में कि हम तुरंत आंसर लिख देते हैं। मैं इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम डिकेड्स ऑफ सिविल स्ट्राइफ। डिकेड्स बोला जा रहा है, यानी कि बहुत दिन से सिविल क्राइसिस चल रहा है वहाँ पे, सिविल वार टाइप का क्राइसिस चल रहा है। फूड शॉर्टेज भी है और न्यूज़ में बना हुआ है, और सीवियर फेमिन भी उसने फेस किया है। तो आंसर क्या होगा, सोमालिया होगा। और सोमालिया स्टिल फेसिंग प्रॉब्लम। और अभी क्या होगा कि देखो बच्चे लोग, यही क्वेश्चन में अभी सूडान डाल दिया जाए तो तुम गलती से सूडान लिख दोगे। सूडान का जो क्राइसिस है ये अभी 2-3 साल पहले का क्राइसिस है, और इसमें तुमको डिकेड्स पूछा गया है। तो इसलिए टेम्पटेटिव नहीं होना है, जब क्वेश्चन देखना है तो देखना है कि पूछा क्या जा रहा है, समझे ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा। चलो अच्छा, ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन आरबीआई से संबंधित है। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट ऑनलाइन पोर्टल allows the trading of government securities in both primary and secondary market। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। जैसे तुम्हारे और मैं ऐसा आदमी भी भारत सरकार का या राज्य सरकार का, भारत सरकार का बोले तो ट्रेजरी बिल या जीसेक, और अभी देखो जीसेक बढ़ा दिया गया ना, 40 साल था, 10 साल ऐड कर दिया गया इस बार। तो अब कितना साल के लिए हो गया जीसेक, 50 ईयर्स तक के लिए हो गया ट्रेजरी बिल। और स्टेट डेवलपमेंट लोन जानते हो वो 10 साल के लिए है ना। तो अब देखो क्या है कि आप आरबीआई का ये जो रिटेल डायरेक्ट ऑनलाइन पोर्टल है, इसमें आप वो अकाउंट खोल के ना आप भी प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या कि सरकार का डायरेक्ट आपने बॉन्ड खरीद लिया, चाहे आपने राज्य सरकार का खरीदा या फिर आपने केंद्र सरकार खरीदा। राज्य सरकार खरीदना मतलब स्टेट डेवलपमेंट लोन खरीद लिए, या फिर केंद्र सरकार खरीदे तो ट्रेजरी बिल खरीद ली या जीसेक खरीद ली जो 365 डेज से ऊपर है। सही बात है ना। ट्रेजरी बिल जानते हो, ट्रेजरी बिल भी कितने टाइप के होते हैं, 91 डेज वाला होता है। हाँ, दूसरा क्या, उसको डबल करो 182 डेज वाला होगा। तीसरा क्या होगा, 272 डेज वाला होगा। करेक्ट। तो लगभग चार होता है। 364 डेज वाला फोर्थ कैटेगरी होगा। तो सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये प्राइमरी मार्केट हुआ। सेकेंडरी मार्केट का मतलब क्या है, अब देखो सेकेंडरी मार्केट के लिए वहाँ पे एक है और एक और पोर्टल है जहाँ पे आप खरीद सकते हो। इसी से हो जाता है, इसी अकाउंट से हो जाता है। वो बोलते हैं, वो यूपीएससी पूछा भी है, ONDC करके समथिंग, ONDC नहीं कुछ एक है, मैं भूल रहा हूँ। उसमें आप सेकेंडरी मार्केट में भी क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। सेकेंडरी मार्केट का मतलब क्या कि आप ट्रेड कर सकते हो, जो आप खरीदे उस सेकेंडरी मार्केट में आप बेच सकते हो, या सेकेंडरी मार्केट में भी आप दूसरे से खरीद सकते हो। आरबीआई कभी भी प्राइमरी मार्केट में भारत सरकार का जो बॉन्ड है उसको सब्सक्राइब नहीं कर सकती है। समझ गए ना। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। दूसरा देखो, हाँ ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, देखो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को लेकर न्यूज़ में था कि नहीं था कि भारत सरकार ने अब मना कर दिया। अब भारत सरकार इस साल से नहीं करने जा रही है। कारण क्या है कि गोल्ड प्राइस बहुत बढ़ गया, तो भारत सरकार को बहुत नुकसान हुआ है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स से। इनफैक्ट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्या हो सकता है, ट्रेडेड हो सकता है। ये करेक्ट है। और गवर्नमेंट ने रिसेंटली कह सकते हो कि 1 साल 6 महीना पहले ही बोला कि अब हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू नहीं करने जा रहे हैं। ये करेक्ट बात है। तो क्या हो जाएगा आंसर, सब होगा ऑल 1, 2 and 3। समझ गए ना। चलो आगे देखो। अच्छा, ये भी कितना सुंदर चीज़ है, कार्बन क्रेडिट के बारे में पूछा जा रहा है, कार्बन मार्केट के बारे में पूछा जा रहा है। तुम लोग जानते हो कि ये जो कार्बन क्रेडिट है, कार्बन क्रेडिट का मतलब दोनों हो सकता है, रिमूवल भी हो सकता है, अवॉइडेड भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, एक हमने सोलर प्रोजेक्ट बनाया, तो सोलर प्रोजेक्ट बनाया, यदि हम सोलर प्रोजेक्ट ना बना के हम यदि थर्मल पावर प्लांट बनाते हैं तो इमिशन होता ना। और अभी हम लोग सोलर एनर्जी बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या किया, अवॉइड कर रहे हैं। तो इसमें अवॉइड प्लस रिमूव दोनों ही कैटेगरी होता है कार्बन क्रेडिट का। तो कहने का मतलब क्या हो कि ईच कार्बन क्रेडिट रिप्रेजेंट्स 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और द इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैसेज अवॉइडेड और रिमूव। अवॉइडेड और रिमूव दोनों ही होगा। नॉर्मली हमारे दिमाग में रिमूव्ड बैठा हुआ है, अवॉइडेड भी होता है, अवॉइडेड भी, क्योंकि आपने क्या किया, बिल्कुल आप विंड ले आए, आप सोलर लेके आए, तो जो होने वाला था उसको आपने अवॉइड किया ना, तो वो भी आएगा। इसलिए बोलते हैं कि आप इशू करके जो पैसा मोबिलाइज हुआ है उसके उसके लिए आप फिर सोलर एनर्जी क्रिएट कर लो, उसका इंस्टॉलेशन कर लो। समझ गए। अच्छा, तो पहला स्टेटमेंट क्या हुआ, करेक्ट हुआ। दूसरा देखो, पेरिस क्लाइमेट पैक्ट, बिल्कुल ये बात सही है कि पेरिस क्लाइमेट पैक्ट में कैरी ओवर था, यानी कैरी फॉरवर्ड। पास्ट कार्बन क्रेडिट है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यदि मान लो पहले आपने कोई सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट बनाया है तो उसमें आपका बहुत सारा कार्बन क्रेडिट बच गया होगा, तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तीसरा देखो, एनडीसी को 5 साल में, 10 साल में नहीं, 5 साल में अपडेट करना पड़ता है एज पर द
पेरिस क्लाइमेट पैक्ट। तो नंबर 3 गलत हो जाएगा ना, आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी फॉर डॉग 1 and 2 ओनली। आगे देखोगे, अच्छा हमारे प्रधानमंत्री ने लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट कोइन किया था ना। हाँ, इसके अंदर याद करो 2 प्रोग्राम था। हाँ, एक इकोमार्क था और एक और प्रोग्राम था, समझ गए ना। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट इज कोइन्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। अच्छा जस्ट ट्रांजिशन, अच्छा जस्ट ट्रांजिशन अभी तक तुम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी तक जो भी पढ़ रहे थे नैरो टर्म्स में पढ़ रहे थे कि जैसे थर्मल पावर प्लांट हुआ और इधर थर्मल पावर प्लांट से यदि कोई स्विच कर रहा है कहाँ पे, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में, तो जॉब नहीं छूटना चाहिए, ये नहीं कर रहे थे। अब इसको थोड़ा और ब्रॉड करो, इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा ब्रॉड करो कि जो पहले लोग जो इकोनॉमिक्स जो चलता था थर्मल पावर प्लांट्स या कोयल बेस्ड इकोनॉमिक्स था, कोयल बेस्ड इकोनॉमी जो था वो इस तरह ट्रांजिशन हो कि इसको असर ना पड़े। जैसे एग्जांपल देखो, झारखंड में बहुत कोयला है, छत्तीसगढ़ में बहुत कोयला है, मगर न्यूक्लियर एनर्जी होने से इन लोगों का जो इकोनॉमी वो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो जस्ट ट्रांजिशन होना चाहिए। तब तक इन लोगों के पास भी सोलर एनर्जी सब आ जाना चाहिए तो वो कंपनसेट हो जाए। इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू योर इकोनॉमिक्स। देखो वो देखो, जस्ट ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि स्विचिंग ओवर द अल्टरनेटिव फ्रॉम कन्वेंशनल सोर्सेज विदाउट डिस्टेबलाइजिंग द इकोनॉमिक्स। समझ गए ना। हाँ, पहला भी सही है, सेकंड भी सही है। तीसरा देखो, ये बहुत खास चीज़ है, पेरिस एग्रीमेंट जो है उसका जो फाउंडेशन जो है वो फाउंडेशन इसी पे बेस्ड है, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा ये जो चीज़ है CBDR, ये 1992 में ही आया था, रियो समिट में ही आया था, जानते हो। तो इसमें ये बात है कि कॉमन है, सबको ही काम करना है क्लाइमेट चेंज को लेके, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। डेवलप कंट्री के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है, डेवलपिंग कंट्री के ऊपर कम जिम्मेदारी है, समझे ना। एंड और किस तरह रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटी, क्योंकि सबका अलग कैपेबिलिटी। अब बताओ, जो US का जो कैपेबिलिटी होगा वो अंगोला का नहीं होगा, अंगोला का थोड़ा अलग होगा। जो ब्रिटेन का जो कैपेसिटी होगा साउथ सूडान का वैसा नहीं होगा। तो अपने रेस्पेक्टिव कैपेसिटी में काम करना, समझे ना। तो ये करेक्ट है, तो समझ गए, ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, डी होगा 1, 2 and 3। आगे देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी न्यूज़ में ना NPCI खूब बना हुआ है। कुछ साल पहले भारत सरकार आई थी, बोली थी कि हम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, मगर वो आइडिया भी भारत सरकार ने सेल्फ कर दिया, हटा दिया, ख़त्म कर दिया। NPCI देखोगे तो NPCI जो है वो RBI का फुल सब्सिडरी नहीं है, उसमें प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक दोनों ही इन्वॉल्व है, मगर पब्लिक बैंक का ज़्यादा इसमें शेयर है। शेयर मतलब क्या होता है, 51% से ज़्यादा। और क्यों, ऐसा क्यों? तो ऐसा कारण क्या है, स्टेटमेंट 2 है, क्योंकि ये जो बना है NPCI खुद तुम्हारा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 से बना है, और जिसमें साफ साफ ये तुमको एक्ट से प्रोविज़न मिलेगा कि जो भी क्लियरिंग ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है जो भी ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेजॉरिटी जो शेयर होना चाहिए वो पब्लिक सेक्टर बैंक का ही होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि यही जो पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 है, यही मैंडेट करता है कि NPCI में जो शेयर होगा वो पब्लिक सेक्टर बैंक का ही ज़्यादा होगा। तो देखो दोनों ही करेक्ट है, और सेकंड एक्सप्लेन कर रहा है फर्स्ट को, ए फॉर एप्पल हो जाएगा, समझ गए। आगे देखो, हाँ तो देखो भाई NPCI न्यूज़ में बना हुआ है, हाँ UPI सब बना हुआ है, तो इसलिए देखो क्वेश्चन ज़्यादा फ्रेम हुआ है इससे रिलेटेड। ईच ट्रांजेक्शन थ्रू द UPI इज रूटेड थ्रू द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये करेक्ट बात है। इसका मतलब क्या होता है, देखो यदि NPCI शट डाउन हो जाए तो कोई पेमेंट नहीं होने जा रहा है तुम्हारा, समझे ना। और यदि तुम्हारा जो बैंक है, बैंक मान लो बोलता है ना मेंटेनेंस चल रहा है हमारा, एक दिन के लिए UPI आपका नहीं होगा, तो यदि बैंक भी मान लो टेम्पररी पीरियड के लिए शट डाउन हो जाए तो आपका UPI नहीं चलेगा, मगर यदि NPCI शट डाउन हो जाए तो पूरा UPI बंद हो जाएगा। तो इसी का मतलब होता है इस रूटेड थ्रू द NPCI के थ्रू ही होता है। यदि NPCI बंद हो गया तो फिर तुम्हारा ये जो ट्रांजैक्शन है UPI से वो भी बंद हो जाएगा। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा देखो, अब तो देखो ये जानते हो कि अंडर UPI एनी बैंक अकाउंट होल्डर कैन साइन अप फॉर द सर्विस ऑन एनी ऐप एंड कैन ऑल्सो होल्ड मल्टीपल अकाउंट्स थ्रू दैट ऐप। सही बात है ना, कितना भी मल्टीपल अकाउंट आप एक ही गूगल पे में आप कर सकते हो, UPI में आप कर सकते हो, एक सेम नंबर ही हो जाएगा, सेम नंबर ही अटैच हो जाएगा सबसे। तो मल्टीपल अकाउंट आप UPI पेमेंट में कर सकते हो, मल्टीपल। जैसे अभी नॉर्मली क्या है कि एक बैंक से आपका जुड़ा रहता है, गूगल पे UPI सब होता है ना, मगर मल्टीपल भी हो सकता है। मल्टीपल का मतलब क्या कि नंबर सेम है और उसे अलग अलग अकाउंट हो सकता है, ये भी पॉसिबल है।
और तीसरा देखो यूपीआई लाइट सुने हो, यूपीआई लाइट में क्या है कि तुमको पिन देने की जरूरत नहीं है, तुम 2000 तक के लिए पेमेंट कर सकते हो बिना पिन दिए हुए, ये भी करेक्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि रिसेंट टाइम में यूपीआई में बहुत ज़्यादा, और इसी बार देखो इसी फाइनेंस ईयर से यूपीआई के लिए और भी ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन आया था ना कि जिसका नंबर पुराना हो गया है हाँ उसको हटाया जा रहा है क्योंकि बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है उसमें। तो क्या हो जाएगा आंसर, डिफर्ड ऑफ। आगे देखो, अच्छा ये भी देखो रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रिसेंट टाइम में हम लोग बहुत बात की है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर, करेक्ट। जानते हो कि चाइना का पूरा कंट्रोल है रेयर अर्थ। देखो रियर अर्थ एलिमेंट्स का मतलब ये नहीं कि वो रियर है, बात समझो अच्छे से। सुनने में तो लगता है कि वो रियर है, रियर बिल्कुल भी नहीं है, अबंडेंट है। इनफैक्ट इंडिया में भी 6% है वर्ल्ड का रियर अर्थ एलिमेंट। मगर रियर क्यों बोला जा रहा है कि टेक्नोलॉजी रियर है उसको निकालने के लिए, समझे ना। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। द रियर अर्थ एलिमेंट्स आर रेयरली नो अबंडेंटली अवेलेबल है नेचर में, समझे ना। हाँ बहुत ज़्यादा कंसर्न अच्छा खासा है वो, बस टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको निकाल सके। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा इंडिया का जो 2 साल पहले 1.5-2 साल पहले एक प्रोग्राम आया था जानते हो, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, उसमें भारत सरकार ने 30 मिनरल्स को चिन्हित किया था ना। ये 30 मिनरल्स में सब क्रिटिकल मिनरल्स के संख्या में किया गया था। ये 30 मिनरल्स में एक जो मिनरल्स उसके अंदर ये 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स को डाला है। तो स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो इसलिए लिखा गया कि जितने भी 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स सब क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर 1 कैटेगरी में आता है, ये समझ गए। हाँ ये भी देखो बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है ये। इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड एक यही तुम्हारा पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट नहीं, पब्लिक सेक्टर एंटिटी है जो कि इन्वॉल्व है और मोनाजाइट सैंड जो केरल का बीच है ना, केरल का बीच वहाँ से निकाल रहा है, वहाँ से रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकाल रहा है। तो स्टेटमेंट देखो सही होते होते गलत हो गया, कैसे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एंटिटी नहीं है, वो पब्लिक सेक्टर एंटिटी है। यदि पब्लिक सेक्टर एंटिटी होता तो वो गलत सही हो जाता वो, तो इसलिए गलत हो गया। अभी क्या हो जाएगा आंसर इसका, ए, हाँ 2 ओनली, समझ गए, ए फॉर एप्पल। आगे देखो, अच्छा ये भी बताओ बच्चे लोग, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कोई रिजर्व नहीं होता, होता है, कंटीजेंसी फंड होता है, गोल्ड रिवैल्यूएशन फंड भी होता है उसका। और उसके बाद कोई पैसा ज़्यादा हो जाए तो क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, उसको सरप्लस ट्रांसफ़र कहते हैं। और वो कोई डिविडेंड नहीं है, हाँ वो सरप्लस ट्रांसफ़र कोई डिविडेंड नहीं है। हम जानते हैं कि पिछले साल 2024 में बहुत ह्यूज सरप्लस सरकार को दिया गया था। और ये किस चीज़ में आएगा बताओ, नॉन डेप्ट, हाँ क्या आएगा, नॉन डेप्ट, हाँ रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट नहीं, नॉन डेप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डज नॉट मेंटेन एनी रिजर्व, गलत हो गया नहीं है, हाँ है उसका, 2 बता तो दिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डज नॉट ओन एनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अच्छा ये देखो कितना सुंदर क्वेश्चन पूछा गया। तुम्हारे दिमाग में क्या भरा हुआ है कि प्राइमरी मार्केट से आरबीआई नहीं खरीद सकता। अच्छा प्राइमरी मार्केट से नहीं सब काम कर सकता है, सेकेंडरी मार्केट से तो खरीद नहीं सकता है वो, और उसके पास तो खूब रहता है। अच्छा ओपन मार्केट ऑपरेशन जो करता है आरबीआई तो बॉन्ड के वजह से ही तो करता है, तो वो तो सेकेंडरी मार्केट में कितना भी खरीद सकता है और फिर बेच भी सकता है वो, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। इट इज़ ए मैंडेटरी फॉर आरबीआई टू डिक्लेयर डिविडेंड्स एवरी ईयर, गलत हो गया ना, डिविडेंड डिक्लेयर करने का कोई बात ही नहीं है। हाँ जब सरप्लस हुआ तो दे दिया, जब सरप्लस हुआ तो नहीं दिए। हाँ बिमल जलान कमेटी उसके हिसाब से क्या था कि आपको इतना कैप करना है, इतना रखना है, वही 11-12% था। उसके बाद यदि एक्स्ट्रा होता है तो यू कैन गिव टू द गवर्नमेंट। इसलिए स्टेटमेंट ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ गए, सब गलत हुआ स्टेटमेंट, डिफर्ड ऑफ। हाँ यहाँ पे देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्लांट लोड फैक्टर फॉर थर्मल पावर प्लांट्स इज लेस दैन दैट ऑफ गैस बेस्ड पावर प्लांट्स इन इंडिया। गलत है स्टेटमेंट। देखो हम जानते हैं कि कोविड के टाइम में, याद करो बच्चे लोग, कोविड के टाइम में जो प्लांट लोड फैक्टर है थर्मल पावर प्लांट और घट गया था क्योंकि उतना रिक्वायरमेंट ही नहीं था। तो अभी देखोगे इंडिया में ना प्लांट लोड फैक्टर थर्मल पावर प्लांट के लिए लगभग वही 60-65% है। तो 60-65% का मतलब क्या कि अंडर कैपेसिटी है ये, और जबकि गैस बेस्ड पावर प्लांट का लगभग 30-35% है। तो ठीक रिवर्स होना चाहिए स्टेटमेंट, इसलिए स्टेटमेंट गलत दिया गया है। दूसरा देखो, यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑफ नेचुरल गैस इज हायर दैन दैट ऑफ क्रूड ऑयल इन इंडिया। गलत है कि नहीं है बताओ। हाँ हम जानते हैं कि क्रूड ऑयल 88% बाहर से मंगवाते हैं हम लोग, 88%, और रिसेंट टाइम में रसा तो खूब मंगाए थे हम, है ना। तो ये गलत हो गया, 88% क्रूड ऑयल मंगवा रहे हैं। जहाँ तक सवाल है नेचुरल गैस का, तो नेचुरल गैस कितना मंगवाते हैं हम लोग, लगभग वही 45%,
45 to 50% मंगवाते हैं। और जो एलपीजी है, एलपीजी कितना मंगवाते हैं? लगभग 60% मंगवाते हैं। तो स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन हो जाएगा, डिफर डाउन। दैट्स इट, कंप्लीटेड।